वेलकम टू BSD-YT। अध्याय परमाणु की संरचना, कक्षा 11, रसायन विज्ञान। परिचय। हेलो रोहित, तुम कैसे हो? पिताजी, मैं अच्छा हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं रसायन विज्ञान पढ़ रहा हूं पिताजी। वाह, रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए अच्छा विषय है। धन्यवाद पिताजी। तुम जानते हो कि सभी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। ऐसा कैसे संभव है पिताजी? और परमाणु क्या होते हैं? परमाणु साधारण पदार्थों की मूल निर्माण इकाइयां होते हैं। जैसे कि तुम जानते हो कि हर चीज अणुओं से बनी होती है और परमाणुओं के परस्पर मिलने से। अच्छा पिताजी, परमाणुओं में किस प्रकार की सामग्रियां होती हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं और इनमें एक केंद्रीय कोर होती है जो नाभिक कहलाती है। ये तो बहुत रोचक लगता है। क्या आप इस बारे में मुझे कुछ और बता सकते हैं? क्यों नहीं रोहित, आओ मैं तुम्हें परमाणु की संरचना के बारे में और अधिक बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अपरमाणुविक कणों की व्याख्या करना, परमाणु मॉडलों की चर्चा करना, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करना, संभारिक और समस्थानिक को परिभाषित करना, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि की व्याख्या करना, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की व्याख्या करना। अपरमाणुविक कण। इलेक्ट्रॉन की खोज। विसर्जन नालिक कांच की एक लंबी नली होती है। इस नली में धातु के इलेक्ट्रोड सील किए हुए होते हैं जिस पर उच्च वोल्ट ताप प्रयुक्त की जा सकती है। यह नली विसर्जन नलिका के अंदर गैस का दाब नियंत्रित करने के लिए एक निर्वात पंप से भी जुड़ी रहती है। एनोड के पीछे स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप किया गया होता है। जब विसर्जन नलिका के अंदर गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है तो नलिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि गैस का दाब कम करके लगभग 10⁻² वायुमंडलीय दाब कर दिया जाता है और इलेक्ट्रोडों पर लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसी समय गैस द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है। यदि गैस का दाब कम करके 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब कर दिया जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है। इसके बजाय नलिका एक धुंधले हरे प्रकाश के साथ चमकने, प्रतिदीप्त होने लगती है। यह प्रतिदीप्ति नलिका की दीवारों पर कैथोड से निर्गमित होती किरणों की बमबारी के कारण होती है। ये किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। ये किरणें इलेक्ट्रॉन कहलाने वाले ऋणावेशित कणों से निर्मित पाई गईं। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। कैथोड किरणों के मार्ग में रखी कोई वस्तु स्पष्ट छाया बनाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। जब कैथोड किरणों के प्रवाह पर विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है तो वे धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। जब कैथोड किरणों के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है तो वे ऋणात्मक कणों के लिए अपेक्षित दिशा में मुड़ जाती हैं। इससे पुष्टि होती है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ प्रयुक्त किए जाने पर जो एक दूसरे के अभिलंबवत लगाए जाते हैं, दोनों क्षेत्रों को इस प्रकार समायोजित करना संभव है कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्त पर्दे पर उसी स्थिति में टकराएं जिस तरह वे कोई क्षेत्र न लगाए जाने पर टकराती हैं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश द्रव्यमान अनुपात 1.76 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम पाया गया। कैथोड की प्रकृति या विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति से पृथक कैथोड किरणों में कणों के लिए E/m अनुपात समान पाया गया, जो दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन सभी सामग्रियों के सार्वत्रिक निर्माणक होते हैं।
इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। R.A. मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ज्ञात की। तेल की बूंदें एक छोटे छिद्र से होकर उपकरण में प्रवेश करती हैं और दो आवेशित प्लेटों के बीच गिरती हैं। एक सूक्ष्मदर्शी के जरिए बूंदों की गति का प्रेक्षण किया गया। आवेशित प्लेटों के बीच की वायु को X- किरणपुंज प्रवाहित करके आयनित किया गया। X- किरणें वायु के कणों को आयनित कर देती हैं। इस प्रकार उत्पन्न एक या अधिक इलेक्ट्रॉन तेल की बूंद द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me बराबर 9.31 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की खोज। 1886 में गोल्डस्टीन ने एक विसर्जन नलिका में एक छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया। निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन गुजारने पर उसने कैथोड के पीछे धनावेश वाहक एक नई प्रकार की किरणों का अवलोकन किया। इन किरणों को एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। एनोड किरणों के गुणधर्म। एनोड किरणों में आवेश द्रव्यमान अनुपात विसर्जन नलिका में गैस की प्रकृति पर निर्भर पाया गया। यह प्रेक्षित किया गया कि E/M अनुपात तब अधिकतम था जब विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस को लिया गया। यह इंगित करता है कि हाइड्रोजन से बनने वाले धनात्मक आयन सबसे हल्के होते हैं। इन सबसे हल्के धनावेशित कणों को प्रोटॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई। उसने अल्फा कणों को बेरिलियम पर टकराकर उदासीन कण उत्सर्जित कराए थे जो न्यूट्रॉन कहलाए। परमाणु मॉडल। परमाणु का थॉमसन मॉडल। उसने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान घन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम या अधिक समान रूप से वितरित रहते हैं। परमाणु का यह मॉडल प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग मॉडल कहलाया। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। इस प्रयोग के अंतर्गत सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई। ये कण शीशे की एक प्लेट में एक झिर्री से गुजरते हुए पतले पुंज के रूप में प्राप्त किए गए। जिंक सल्फाइड ZnS से लेपित एक वृत्ताकार पर्दे को अल्फा कणों के कारण होने वाले विक्षेपण का पता लगाने के लिए पन्नी के परितः रखा गया। जब भी कोई अल्फा कण पर्दे से टकराता तो उस बिंदु पर प्रकाश की स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती। प्रेक्षण। अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण छोटे कणों द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कण या तो बहुत बड़े कोणों से विक्षेपित होते हैं या वास्तव में अपने पथ पर पीछे की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल की व्याख्या। उन्होंने अपने प्रेक्षणों की व्याख्या निम्नानुसार की। चूंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं, इससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। अल्फा कण धनावेशित होने तथा पर्याप्त द्रव्यमान वाले होने के कारण किसी भारी धनावेशित केंद्र द्वारा ही विक्षेपित हो सकते हैं। अल्फा कणों के विक्षेपण का छोटा कोण इंगित करता है कि परमाणु में एक भारी धनावेशित केंद्र उपस्थित होता है। रदरफोर्ड ने इस धनावेशित केंद्र को नाभिक का नाम दिया। भारी धनावेशित केंद्र से सीधे टकराने वाले अल्फा कण बड़े कोणों द्वारा विक्षेपित हुए। चूंकि ऐसे अल्फा कणों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए भारी धनावेशित केंद्र द्वारा घेरा गया स्थान बहुत कम होना चाहिए। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। इस मॉडल के मुख्य बिंदु निम्न हैं। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा धनावेश नाभिक कहलाने वाले एक बहुत छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है। नाभिक इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है जो इसके चारों ओर बहुत उच्च गति से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल घूमते इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले अपकेंद्री बल द्वारा संतुलित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों पर कुल ऋणावेश
नाभिक पर कुल धनावेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु अपनी समग्रता में वैद्युतिक उदासीन होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तत्व के परमाणु के नाभिक पर इकाई धनावेशों की संख्या तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक से इतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। सामान्यतः इसे Z अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे सामान्यतः अक्षर A से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूक्लियल आयनों की संख्या। संभारिक एवं समस्थानिक। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। किसी तत्व के समस्थानिक तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रदर्शित किए जा सकते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं वे समभारिक कहलाते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के दोष। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक आवेशित कण त्वरित किए जाने पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन सदैव एक त्वरण की अवस्था में रहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मंद पड़ जाना चाहिए तथा अंततः एक कुंडलित पथ का अनुसरण करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणुओं के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल है। यह नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं करता और हमें उनकी ऊर्जाओं के बारे में कुछ नहीं बताता। रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित रेखाओं की उपस्थिति की व्याख्या करने में भी विफल है। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। मैक्सवेल के प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। ये तरंगें दोलायमान विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के अभिलंबवत तथा संचरण की दिशा में होते हैं। तरंग का मानक। तरंग दैर्ध्य। इसे तरंग के 2 आसन्न तुंगों या द्रोणियों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है और इसे सामान्यतः एंगस्ट्रॉम इकाइयों या नैनोमीटरों में मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। आवृत्ति। इसे 1 सेकंड में एक बिंदु विशेष से गुजरती तरंगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे न्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। इसकी इकाइयां हैं चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज। वेग। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। इसे अक्षर c से निरूपित किया जाता है। आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का वेग c से निम्न संबंध होता है। c बराबर न्यू गुणे लैम्ब्डा। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। तरंग संख्या। इसे प्रति इकाई लंबाई तरंग दैर्ध्य की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह तरंग दैर्ध्य के विलोम के बराबर होती है। इसे इससे निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक तरंग दैर्ध्य के मात्रक के व्युत्क्रम होता है। इसे सामान्यतः 1/, सेंटीमीटर या 1/, मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। आयाम। यह किसी तरंग के तुंग की ऊंचाई या द्रोणी की गहराई होती है।
इसे सामान्यतः अक्षर A द्वारा निरूपित किया जाता है। तरंग का आयाम इसका घनत्व निर्धारित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। विकिरण का तरंग सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा कृष्ण पिंड से विकिरण की परिघटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता। कृष्ण पिंड से विकिरण। कोई आदर्श कृष्ण पिंड विकिरण का आदर्श अवशोषक तथा आदर्श उत्सर्जक होता है। जब ऐसे पिंड को गर्म किया जाता है तो यह लाल पप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तापमान और बढ़ाए जाने पर विकिरण का रंग लाल से परिवर्तित होकर पीला और फिर सफेद तथा फिर तापमान अत्यंत उच्च होने पर इसका रंग नीला हो जाता है। इससे पता चलता है कि कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्ध्य तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ कम होता जाता है। ग्राफ पर दाएं से बाएं की ओर विचार करें। किसी दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्ध्य में कमी होने के साथ बढ़ते हुए एक दिए गए तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम मान तक पहुंचती है और फिर तरंगदैर्ध्य में और कमी होने के साथ घटना आरंभ हो जाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। विकिरित होने वाली ऊर्जा सततः उत्सर्जित या अवशोषित नहीं की जाती, बल्कि यह क्वांटा कहलाने वाले छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में विविक्त रूप से उत्सर्जित या अवशोषित होती है। विकिरण के एक क्वांटम से जुड़ी ऊर्जा की मात्रा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। जहां नियतांक h प्लांक का स्थिरांक कहा जाता है और यह 6.625 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। कोई पिंड क्वांटम के पूर्णांक गुणजों के रूप में ही ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित कर सकता है, अर्थात E बराबर NH म्यू, जहां N बराबर 1, 2, 3, 4 इत्यादि। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब उस पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश टकराता है। इस प्रकार निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब विशिष्ट आवृत्ति वाला प्रकाश धातु के पृष्ठ से टकराता है तो धातु के पृष्ठों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो डिटेक्टर द्वारा खोज लिए जाते हैं। किसी विशिष्ट धातु के लिए एक विशिष्ट देहली आवृत्ति होती है, अर्थात सीमा से कम आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे तीव्रता कितनी भी अधिक हो या किरणन कितने अधिक समय तक हुआ हो। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन यह इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती। आइंस्टीन के अनुसार धातु में इलेक्ट्रॉन कुछ आकर्षी बलों के कारण रुके रहते हैं। इन बलों को निरस्त करने के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो धातु के अनुसार अलग अलग होती है। यह प्रकाश वैद्युत कार्य फलन W0 कहलाता है। W0 बराबर h न्यू नॉट। आइंस्टीन के समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। h न्यू बराबर h न्यू नॉट जमा गतिज ऊर्जा, अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर है h न्यू घटा h न्यू नॉट के। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। यह मानते हुए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है कि विकिरण क्वांटा कहलाने वाले ऊर्जा के छोटे पैकेटों से निर्मित होता है। ऊर्जा के इन पैकेटों को कण माना जाता है। दूसरी ओर विकिरण व्यक्तीकरण व विवर्तन जैसी परिघटनाओं को प्रकट करता है, जो इंगित करती हैं कि इनकी प्रकृति तरंगीय होती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात इसकी प्रकृति कणीय होने के साथ तरंगीय भी होती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि अभी तक आपने कितना सीखा।
सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण परमाणविक स्पेक्ट्रा। प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के एक पुंज का विभिन्न आवृत्तियों वाले विकिरण में बंटने की परिघटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है और पुंज के वर्ण विक्षेपण के पश्चात प्राप्त विकिरण पैटर्न वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने पर 7 रंग प्राप्त होते हैं जो बिना किसी असांतत्य के बैंगनी से लाल तक होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक रंग अन्य रंगों में मिश्रित होता है। ऐसा स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। जब किसी तत्व को किसी पद्धति का उपयोग करके, जैसे कि उसे गर्म करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके या विद्युत विसर्जन गुजारकर उत्तेजित किया जाता है, तो तत्व के अणु निश्चित आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। बढ़ते तरंग दैर्ध्य या घटती आवृत्तियों के क्रम में इन विकिरणों की व्यवस्था तत्व का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या परमाणविक स्पेक्ट्रा कहलाती है। किसी तत्व का परमाणविक स्पेक्ट्रा तत्व की पहचान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और कभी-कभी यह इसके परमाणुओं का फिंगरप्रिंट भी कहलाता है। अधिकांश तत्वों का परमाणविक स्पेक्ट्रा काली पट्टियों से पृथक की गई अनेक चमकीली रेखाओं से बना होता है। इसलिए परमाणविक स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम ऐसे विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा बनता है जो ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां निश्चित आवृत्तियों के विकिरण अवशोषित कर लिए जाते हैं। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। जब एक विद्युत विसर्जन हाइड्रोजन गैस से गुजरता है तो इसके अणु हाइड्रोजन परमाणुओं में वियोजित हो जाते हैं। इस प्रकार उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु विविक्त आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। प्राप्त स्पेक्ट्रम में बड़ी संख्या में चमकीली रेखाएं होती हैं। प्रत्येक रेखा हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की विशिष्ट आवृत्ति के संगत होती है। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ये रेखाएं निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमैन श्रेणी, दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी, अवरक्त क्षेत्र में पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी तथा फंड श्रेणी। यदि स्पेक्ट्रल रेखाएं तरंग संख्याओं के रूप में व्यक्त की जाएं, तो दृश्य क्षेत्र में रेखाएं निम्न सूत्र का पालन करेंगी। तरंग संख्या बराबर 1,09,677 गुणे 1/2 वर्ग माइनस 1/n वर्ग प्रति सेंटीमीटर, जहां n एक पूर्णांक है जो 3 के बराबर या इससे अधिक है। 3 अर्थात n बराबर 3, 4, 5 तथा इसी प्रकार अन्य। इसके पश्चात रिडबर्ग ने एक अधिक सामान्य सूत्र प्रदान किया जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सभी श्रेणियों पर लागू होता है। तरंग संख्या बराबर 1,09,677 गुणे 1/n1 वर्ग माइनस 1/n2 वर्ग प्रति सेंटीमीटर, जहां n1 और n2 इस प्रकार के पूर्णांक हैं कि n2 n1 से अधिक है। किसी श्रेणी विशेष के लिए n1 स्थिरांक है। 1,09,677 प्रति सेंटीमीटर का मान हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग स्थिरांक कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इस मॉडल के मुख्य बिंदु निम्न हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित चयनित वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के परितः घूम सकते हैं। इन कक्षाओं की निश्चित ऊर्जाएं होती हैं और ये ऊर्जा कक्षक या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इन्हें 1, 2, 3, 4 इत्यादि के रूप में संख्यांकित किया जाता है या K, L, M, N के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। केवल वे कक्षाएं अनुमत होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणक एक पूर्ण संख्या होता है, जहां h प्लांक का स्थिरांक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
mvr बराबर nh बटे 2 पाई, जहां n बराबर 1, 2, 3 तथा इसी प्रकार अन्य, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है तथा r कक्षा की त्रिज्या है। दूसरे शब्दों में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी विशेष कक्षा में रहता है, यह ऊर्जा मुक्त या प्राप्त नहीं करता। इसका अर्थ है कि एक विशेष कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिरांक रहती है, इसलिए ये कक्षाएं स्थैतिक स्तर भी कहलाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, तो यह दो ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा की निश्चित मात्रा अवशोषित करके किसी उच्चतर ऊर्जा स्तर में जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी निम्नतर ऊर्जा स्तर में आता है, तो यह विकिरण के फोटॉन के रूप में ऊर्जा की वही मात्रा विकिरित कर देता है। डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 बराबर h न्यू। न्यू बराबर E2 माइनस E1 बाय h, जहां न्यू उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। ऊर्जा का क्वांटीकरण तथा बोर का मॉडल। बोर के मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकरण का आशय यह है कि राशि किसी कक्षीय मान को प्राप्त करने के लिए सतत परिवर्तित नहीं हो सकती, बल्कि कुछ विशिष्ट मान प्राप्त करने के लिए केवल विविक्त रूप से परिवर्तित हो सकती है। इस बिंदु को और समझने के लिए आइए एक सरल उदाहरण पर विचार करें। माना कि एक व्यक्ति सीढ़ियों पर नीचे उतर रहा है, अतः व्यक्ति की ऊर्जा विविक्त रूप से परिवर्तित होती है और विविध स्टेपों की ऊर्जाओं के संगत उसके कुछ निश्चित ऊर्जा मान ही हो सकते हैं। इस उदाहरण में व्यक्ति की ऊर्जा क्वांटीकृत हुई है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति किसी रैंप पर नीचे आता है, तो ऊर्जा सतत परिवर्तित होती है और रैंप पर किसी बिंदु के संगत उसकी ऊर्जा के कोई मान हो सकते हैं। इस उदाहरण में ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं हुई है। इसलिए बोर के मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। बोर के मॉडल के मुख्य सफल बिंदु निम्न हैं। बोर का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर सकता है। बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन की किसी कक्षा विशेष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन करने में सहायक है। व्यंजक निम्न है। En बराबर -k वर्ग गुणे 2 गुणे पाई वर्ग गुणे m गुणे e की घात 4/n वर्ग गुणे h वर्ग, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, h प्लांक का स्थिरांक है, k कूलम का स्थिरांक नियम है। स्थिरांक का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि En बराबर -1312/n वर्ग किलो जूल प्रति मोल। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा की त्रिज्या के लिए एक समीकरण प्रदान किया। Rn बराबर n वर्ग गुणे h वर्ग बटे 4 गुणे पाई वर्ग गुणे k गुणे m गुणे e वर्ग। Rn बराबर n वर्ग गुणे 0.529 गुणे 10 की घात -10 मीटर। Rn बराबर n वर्ग गुणे 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार n के बढ़ने के साथ कक्षा की त्रिज्या बढ़ती है। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। यह बोर की हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। हाइड्रोजन के परमाणु में प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तलस्थ अवस्था में होता है। जब विद्युत विसर्जन प्रदान करके आदि के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर किसी उच्चतर ऊर्जा स्तर में पहुंच सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन के प्रतिदर्श में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए विभिन्न परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन विभिन्न मात्राओं में ऊर्जाएं अवशोषित करते हैं और उत्तेजित होकर
विभिन्न उच्चतर ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए आइए विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं के चौथे ऊर्जा स्तर n बराबर 4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर विचार करें। कुछ परमाणुओं में यह सीधे तलस्थ अवस्था n बराबर 1 में आ सकता है, जबकि कुछ अन्य में यह कूदकर द्वितीय ऊर्जा स्तर n बराबर 2 में और इसके बाद प्रथम ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में जा सकता है, जबकि कुछ अन्य परमाणुओं में यह तृतीय n बराबर 3 और द्वितीय ऊर्जा स्तरों से n बराबर 2 प्रथम स्तर में आ सकता है। उच्चतर ऊर्जा स्तरों से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमणों के कारण उत्पन्न होने वाली रेखाएं लेमेन रेखाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार उच्चतर ऊर्जा स्तरों से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्राप्त रेखाएं क्रमशः बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड रेखाएं कहलाती हैं। माना कि हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर n2 वाली एक उच्चतर कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन कूदकर n बराबर n1 वाले एक निम्नतर स्तर में आ जाता है। इस संक्रमण के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन फोटॉन विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तब उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति है आवृत्ति बराबर 3.29 गुणे 10 की घात 15 गुणे 1/n1 वर्ग माइनस 1/n2 वर्ग प्रति सेकेंड। तरंग संख्या के संदर्भ में 1,09,677 गुणे 1/n1 वर्ग माइनस 1/n2 वर्ग प्रति सेंटीमीटर। बोर के मॉडल की सीमाएं। बोर का मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को स्पष्ट नहीं कर सका। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक स्पेक्ट्रल रेखा कम अंतराल वाली रेखाओं में बंट जाती है। जी-मैन प्रभाव कहलाने वाली यह परिघटना बोर के मॉडल के आधार पर स्पष्ट नहीं की जा सकी। इसी प्रकार प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजन, जो स्टार्क प्रभाव कहलाता है, की व्याख्या भी बोर के मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। बोर मॉडल की असफलता के कारण। बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा गया। एक कक्षा को तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की ठीक स्थिति और गति मालूम हो। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा यह संभव नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल ने पदार्थ के दोहरे व्यवहार की अनदेखी की और यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत है। क्या आप जानते हैं, परमाणु विखंडन करने वाले वैज्ञानिकों को मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वोच्च रिकॉर्ड तापमान का श्रेय प्राप्त है, जो सूर्य के आंतरिक भाग से 1,00,000 गुने अधिक गर्म है। लेड आयनों का संघटन करने वाले वैज्ञानिकों ने लगभग 5.5 ट्रिलियन सेल्सियस तापमान पर अत्यंत गर्म उप परमाणविक सूप निर्मित किया, जो क्वार्क ग्लुऑन प्लाज्मा कहलाता है। यह ताप किसी प्रयोग में दर्ज किया गया सर्वाधिक उच्च तापमान है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश द्रव्यमान अनुपात 1.76 गुणे 10 की घात 8 कूलम प्रति ग्राम पाया गया। रदरफोर्ड ने सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा धनावेश नाभिक कहलाने वाले एक बहुत छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूक्लियाइनों की संख्या। मैक्सवेल के प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अभिलंबवत तथा संचरण की दिशा में होते हैं। कोई आदर्श कृष्ण पिंड विकिरण का आदर्श अवशोषक तथा आदर्श उत्सर्जक होता है। विकिरण के एक क्वांटम से जुड़ी ऊर्जा की मात्रा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, जहां नियतांक H प्लांक का स्थिरांक कहा जाता है और यह 6.625 गुणे
10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब उस पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश टकराता है। इस प्रकार निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी तत्व का परमाणुविक स्पेक्ट्रा तत्व की पहचान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और कभी-कभी यह इसके परमाणुओं का फिंगरप्रिंट भी कहलाता है। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में रेखाएं निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकती हैं: लाइमैन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी तथा फंड श्रेणी। रिडबर्ग ने एक अधिक सामान्य सूत्र प्रदान किया जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सभी श्रेणियों पर लागू होता है। 1,09,677 प्रति सेंटीमीटर का मान हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग स्थिरांक कहलाता है। परिचय। हेलो बच्चों, आज हम परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल के बारे में सीखेंगे। द्रव्य का द्वैत व्यवहार तरंग तथा कण के प्रकार का होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत केवल छोटे कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर लागू होता है। परमाणु का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक रहती है कक्षक कहलाता है। कक्षकों की विशेषता ये होती है कि इनके क्वांटम संख्याएं कहलाने वाली संख्याओं के सेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षक की ऊर्जा, आकार, आकृति तथा दिशा को 3 क्वांटम संख्याओं के उपयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ये मुख्य क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। आइए आज हम इस एकक के माध्यम से परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: द्रव्य के द्वैत व्यवहार पर चर्चा करना, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझना, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल का वर्णन करना। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल की ओर। द्रव्य का द्वैत व्यवहार। 1923 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुई दे ब्रॉगली ने कहा कि प्रकाश की तरह द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। ये तरंग तथा कण दोनों के ही गुण प्रदर्शित करता है। उसने v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक कण से संबंधित तरंग के तरंग दैर्ध्य लैम्डा की गणना के लिए एक संबंध बताया जो निम्नांकित है: लैम्डा बराबर h/mv या लैम्डा बराबर h/p, जहां h प्लांक का स्थिरांक और p कण का संवेग है। गतिमान द्रव्य कणों या वस्तुओं से संबंधित तरंगें द्रव्य तरंगें या दे ब्रॉगली तरंगें कहलाती हैं। ब्रॉगली की अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन न केवल कण होते हैं बल्कि उनसे तरंगों के भी गुण संबंधित रहते हैं। इसलिए तरंग के कला में संपूर्ण होने के लिए कक्षा की परिधि तरंग दैर्ध्य लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसलिए 2πr बराबर n लैम्डा, जहां r कक्षा की त्रिज्या तथा n एक पूर्णांक है। लेकिन दे ब्रॉगली के समीकरण से हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर h/mv, अतः 2πr बराबर n गुणे h/mv। mvr बराबर n गुणे h/2π। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। गणितीय रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: डेल्टा x गुणे डेल्टा p बड़ा है या बराबर है h/4π के, जहां डेल्टा x बराबर स्थिति में अनिश्चितता,
डेल्टा P बराबर संवेग में अनिश्चितता बराबर m डेल्टा V। डेल्टा V कण के वेग में अनिश्चितता है, m कण का द्रव्यमान है, h बराबर प्लांक का स्थिरांक है। अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि छोटे कण की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है तो इसके वेग या संवेग को ज्ञात करने में अनिश्चितता अधिक होगी तथा वेग सही ज्ञात होने पर स्थिति अधिक ज्ञात नहीं होगी। अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व। हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत केवल सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकने वाली वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण है तथा ये बड़ी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनों के मामले में प्रकाश की फोटॉन के कण से टकराने की क्रिया कण को इसके सामान्य पथ से काफी विचलित कर देगी। इसके परिणाम स्वरूप कण को देखने के लिए प्रयुक्त किए गए एक एकल फोटॉन के प्रभाव के कारण कण के प्रक्षेप पथ तथा वेग एवं संवेग में काफी परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार अति सूक्ष्म कण की स्थिति मापने की कार्यवाही इसके संवेग को परिवर्तित कर देगी। फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर इसे अप्रत्याशित दिशा में भेज देगा। हमारे दैनिक जीवन में इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्रायः केवल बड़ी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इन वस्तुओं को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं और इससे इनकी गति में परिवर्तन नहीं होता। इन वस्तुओं की स्थिति तथा वेग परिशुद्धता पूर्वक मापे जा सकते हैं क्योंकि इन उदाहरणों में वस्तु तथा मापक युक्ति के बीच अंतरक्रिया के कारण वस्तु की स्थिति तथा वेग में परिवर्तन नगण्य रहता है। उदाहरण, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान वाले एक धूल कण की स्थिति में अनिश्चितता की गणना करें यदि इसके वेग में अनिश्चितता 5.5 गुणे 10 की घात ऋण 20 मीटर प्रति सेकंड है। हल दिया है डेल्टा V बराबर 5.5 गुणे 10 की घात घटा 20 मीटर प्रति सेकंड। m बराबर 1 मिलीग्राम जो कि बराबर है 1 गुणे 10 की घात घटा 3 ग्राम के। h बराबर 6.626 गुणे 10 की घात घटा 34 जूल सेकेंड। सूत्र से डेल्टा x गुणे m डेल्टा V अधिक है या बराबर है h/4 पाई के। स्थिति में अनिश्चितता निम्नानुसार ज्ञात की जा सकती है। डेल्टा x अधिक है या बराबर है h/4 पाई m डेल्टा V के। h डेल्टा V m के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि डेल्टा x अधिक है या बराबर है 6.626 गुणे 10 की घात घटा 34/4 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात घटा 3 गुणे 5.5 गुणे 10 की घात घटा 20 के। डेल्टा x अधिक है या बराबर है 9.59 गुणे 10 की घात घटा 13 मीटर के। बोर मॉडल की विफलता के कारण। बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर विचार नहीं किया गया। कक्षा को केवल तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा उसी समय उसका सही वेग ये दोनों ही ज्ञात हों। हेजनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ये संभव नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल द्रव्य की द्वैत प्रकृति को भी उपेक्षित करता है तथा ये हेजनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत भी है। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें पदार्थ की द्वैत प्रकृति पर विचार किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु और श्रोडिंगर समीकरण। क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर
परमाणु का एक नया मॉडल विकसित किया गया और ये मॉडल क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल कहलाया। इस मॉडल में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है जो श्रोडिंजर तरंग समीकरण कहलाता है, जहां x, y और z 3 स्थान निर्देशांक हैं, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, h प्लांक का स्थिरांक है और E इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तथा V इसकी स्थितिज ऊर्जा है। जाई इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है और ये तरंग फलन कहलाता है। कभी कभी श्रोडिंजर तरंग फलन को इस रूप में लिखा जाता है, H जाई बराबर E जाई, जहां H एक गणितीय संकारक है जो हैमिल्टोनियन संकारक भी कहलाता है। जाई का महत्व, चूंकि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन एक तरंग से संबद्ध होता है और तरंग को पूर्णतया इसके आयाम द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए जाई का अर्थ इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम से होता है। इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता। हालांकि जाई के वर्ग अर्थात जाई वर्ग का भौतिक महत्व होता है। इलेक्ट्रॉन तरंग में जाई वर्ग किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता बताता है। दूसरे शब्दों में जाई वर्ग का ज्ञान किसी क्षेत्र विशेष में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का निर्धारण करने में सहायक होता है। अतः जाई वर्ग को प्रायिकता घनत्व तथा जाई को प्रायिकता आयाम माना जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंजर समीकरण का हल इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरे जा सकने वाले ऊर्जा स्तर तथा इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन बताता है। कक्षक तथा क्वांटम संख्याएं। कक्षक को नाभिक के परितः ऐसे स्थान के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक रहती है। कक्षकों को संख्याओं के एक समुच्चय से निर्दिष्ट किया जाता है जो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षक की ऊर्जा, आकार, आकृति तथा दिशा निर्दिष्ट करने के लिए 3 क्वांटम संख्याएं आवश्यक होती हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या यानी n। मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है कि किस मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 1, 2, 3, 4 इत्यादि हो सकती है। इन संख्याओं से संगत ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोशों को KLMN इत्यादि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न संबंध द्वारा मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित है। En बराबर घटा k वर्ग गुणे 2 गुणे पाई वर्ग गुणे m गुणे e की घात 4 बटे n वर्ग गुणे h वर्ग बराबर घटा 2.18 गुणे 10 की घात घटा 18 बटे n वर्ग जूल, जहां m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, h बराबर प्लांक का स्थिरांक, En बराबर nवें मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, n बराबर मुख्य कोश को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त मुख्य क्वांटम संख्या, k बराबर कूलॉम नियत स्थिरांक, दिगंशी क्वांटम संख्या L। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निर्धारित करती है। इसे L द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। L का मान उपस्तर या उपकोश बताता है जहां इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। ये उस कक्षक की आकृति भी निर्धारित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। किसी मुख्य कोश के अंदर उपकोशों की संख्या उस मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए n के मान द्वारा निर्धारित होती है। अतः प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए L के 0 से लेकर
n1 तक सभी संभव पूर्णांक संख्या मान हो सकते हैं। n बराबर 1 के लिए l का केवल एक मान 0 हो सकता है। इसका अर्थ है कि प्रथम ऊर्जा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन केवल s उपकोश यानी l बराबर 0 में उपस्थित हो सकता है। अतः प्रथम ऊर्जा स्तर का केवल एक उपकोश 1s होता है। n बराबर 2 के लिए l के मान 0 और 1 हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन s उपकोश l बराबर 0 या p उपकोश l बराबर 1 में उपस्थित हो सकता है। अतः द्वितीय ऊर्जा स्तर के केवल 2 उपकोश होते हैं, जो कि 2s और 2p हैं। n बराबर 3 के लिए l के संभावित मान 0, 1 और 2 हो सकते हैं। इसका आशय है कि तृतीय मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन s उपकोश l बराबर 0 या p उपकोश l बराबर 1 या d उपकोश l बराबर 2 में उपस्थित हो सकता है। अतः तृतीय ऊर्जा स्तर के 3 उपकोश 3s, 3p और 3d होते हैं। इसी प्रकार चौथे ऊर्जा स्तर n बराबर 4 के 4 उपकोश 4s, 4p, 4d और 4f होते हैं। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या यानी ml। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या किसी विशेष उपकोश में इलेक्ट्रॉन अभ्र की विभिन्न दशाओं से संबंधित होती है। ये विभिन्न दिशाएं कक्षक कहलाती हैं। एक मुख्य ऊर्जा स्तर के अंदर एक विशेष उपकोश में कक्षकों की संख्या ml तक के मानों की संख्या से व्यक्त की जाती है, जो l के मानों पर निर्भर होती है। 0 के माध्यम से जमा l से घटा l तक ml रेंज के मान संभव हैं। अतः कुल 2l जमा 1 मान होते हैं। अतः किसी उपकोश में कक्षकों की संख्या 2l जमा 1 होती है। l बराबर 0 के लिए ml का केवल एक मान ml बराबर 0 हो सकता है। इसका अर्थ है कि s उपकोश में केवल एक कक्षक है। l बराबर 1 के लिए ml के 3 मान जमा 1, 0 और घटा 1 हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि p उपकोश में 3 कक्षक हैं। l बराबर 3 के लिए ml के 7 मान जमा 3, जमा 2, जमा 1, 0, घटा 1, घटा 2, घटा 3 हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि f उपकोश में 7 कक्षक हैं। प्राचक्रण क्वांटम संख्या ms। प्राचक्रण क्वांटम संख्या प्राचक्रण कोणीय संवेग की दिशा निर्धारित करता है। प्राचक्रण कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है और अब चुने गए अक्ष के सापेक्ष इसकी केवल 2 दिशाएं हो सकती हैं। प्राचक्रण क्वांटम संख्या के केवल 2 मान जमा हाफ और घटा हाफ हो सकते हैं। जमा हाफ मान दक्षिणावर्त प्राचक्रण को इंगित करता है, जिसे ऊपर की ओर संकेत करने वाले तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दूसरा वामावर्त प्राचक्रण को इंगित करता है, जिसे नीचे की ओर संकेत करने वाले तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु कक्षकों की आकृति। एक कक्षक तरंग फलनजाई के 2 फलनों त्रिज्यीय फलन तथा कोणीय फलन के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए संपूर्ण तरंग फलन एक कक्षक को प्रदर्शित करता है, जिसमें त्रिज्यीय भाग जाई यानी r क्वांटम संख्याओं n और l पर निर्भर होता है, और ये हमें कक्षक के आकार के बारे में बताता है। जबकि कोणीय भाग क्वांटम संख्याओं l और ml पर निर्भर होता है।
और ये हमें कक्षक की आकृति के बारे में बताता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह ये बताते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में कक्षक तरंग फलन धनात्मक है या ऋणात्मक। ये देखा गया है कि एस कक्षक कोणीय तरंग फलन से स्वतंत्र होते हैं। सभी एस कक्षक गोलीय सममितिक होते हैं। पी और डी कक्षक त्रिज्यीय तथा कोणीय तरंग फलन पर निर्भर होते हैं। प्रायिकता घनत्व नाभिक से दूरी के फलन के रूप में जाई वर्ग का ग्राफ प्रायिकता घनत्व वक्र कहलाता है। नाभिक के परितः वह स्थान क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक रहती है कक्षक कहलाता है। सीमा सतह आरेख परिसीमा सतह को परिपृष्ठ भी कहा जाता है, जिसे किसी कक्षक के लिए स्थान में आरेखित किया जाता है जिस पर प्रायिकता घनत्व जाई वर्ग का मान स्थिर हो। परिसीमा सतह जो अधिकतम प्रायिकता माना कि 90% वाले क्षेत्र को परिसीमित करती है, कक्षक की आकृति को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करती है। एस कक्षकों के लिए परिसीमा सतह आरेखों की आकृति गोलीय होती है। हालांकि एस कक्षक का आकार एन के मान में बढ़ोतरी के साथ बढ़ जाता है। 3 2p कक्षकों के सीमा सतह आरेख गोलीय नहीं होते। प्रत्येक p कक्षक में 2 पालियां होती हैं जो नोड कहलाने वाले शून्य प्रायिकता के क्षेत्र द्वारा पृथक होती हैं। 3 2p कक्षक क्रमशः x, y और z अक्ष पर होते हैं तथा 2px, 2py और 2pz के रूप में निर्दिष्ट किए जाते हैं। कक्षकों का आवेश अभ्र चित्र एस कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता एक विशिष्ट दूरी पर सभी दिशाओं में समान रहती है। दूसरे शब्दों में एस कक्षक गोलीय सममिति के होते हैं। उच्चतर ऊर्जा स्तरों वाले एस कक्षक भी गोलीय सममिति के होते हैं, हालांकि वे अधिक विस्तृत होते हैं तथा इनके अंदर गोलीय कोश होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य रहती है। ये गोलीय नोड कहलाते हैं। 2 एस कक्षकों में एक गोलीय नोड होता है। कक्षकों की ऊर्जाएं किसी परमाणु में विभिन्न कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाएं निरूपित करने वाला आरेख ऊर्जा स्तर आरेख कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो तलस्थ अवस्था में कक्षक में उपस्थित होता है। हालांकि उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कूदकर किसी अन्य उच्चतर ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जा सकता है। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसे दूसरे परमाणुओं में किसी विशेष ऊर्जा स्तर के सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं। उदाहरण के लिए 2s और 2p कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के मामले में विविध कक्षकों की ऊर्जाएं न केवल नाभिकीय आवेश पर बल्कि परमाणु में उपस्थित दूसरे इलेक्ट्रॉनों पर भी निर्भर होती हैं। इस आरेख की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। किसी विशेष ऊर्जा स्तर के विभिन्न उपकोशों की विभिन्न ऊर्जाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 2s उपकोश की ऊर्जा 2p उपकोश की ऊर्जा से भिन्न होती है। किसी विशेष ऊर्जा स्तर में L के उच्चता मान वाले उपकोशों की ऊर्जा उच्चतर होती है। किसी विशेष ऊर्जा स्तर में विभिन्न प्रकार के उपकोशों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम निम्न है। N का मान बढ़ने के साथ निम्नतर ऊर्जा स्तर के कुछ उपकोशों में उच्चतर ऊर्जा स्तर वाले कुछ उपकोशों की तुलना में ऊर्जा अधिक हो सकती है। विभिन्न उपकोशों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम निम्न है।
एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में विभिन्न उपकोशों की ऊर्जाओं के आपेक्षिक क्रम को N/L नियम की सहायता से पूर्वानुमानित किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार उदासीन परमाणु में निम्न मान वाले उपकोश N/L में निम्नतर ऊर्जा होती है। यदि दो उपकोशों का मान एक समान N/L हो तो N के निम्नतर मान वाले उपकोश की ऊर्जा निम्नतर होगी। परमाणु में कक्षकों का भरा जाना। ऑफ-बाउ का नियम। इस नियम के अनुसार परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन सभी चारों क्वांटम संख्याओं के समान समुच्चय वाले नहीं हो सकते। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त यदि किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हों तो उनके प्राचक्रण विपरीत होने चाहिए। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विशेष उपकोश PD या F के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोश के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। इसके अतिरिक्त एकल भरे गए कक्षक में इलेक्ट्रॉनों में समानांतर प्राचक्रण होना चाहिए। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी कक्षक की इलेक्ट्रॉन संख्या को निरूपित करने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n को कक्षक प्रतीक के पहले लिखा जाता है, जबकि कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मूर्धांक द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे कक्षक प्रतीक के दाएं और शीर्ष पर लिखा जाता है। यदि हमारे पास प्रथम ऊर्जा स्तर के s कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हों तो इसे एक s वर्ग के रूप में लिखा जाएगा। हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पूर्ण रूपेण पूरित तथा अर्धपूरित उपकोशों का स्थायित्व। पूर्ण रूपेण पूरित तथा अर्धपूरित उपकोश में निम्न कारणों में स्थायित्व होता है। सममित वितरण। पूर्ण रूपेण पूरित या अर्धपूरित एक ही उपकोश के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अपेक्षाकृत अधिक सम्मित होता है। फलस्वरूप प्रणाली को अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। विनिमय ऊर्जा के कारण स्थायित्व। अर्धपूरित या पूर्ण रूपेण पूरित समभ्रंश कक्षकों में विनिमय अधिक संख्या में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायित्व की विनिमय ऊर्जा अधिक होती है। विनिमय का अर्थ एक ही उपकोश में इलेक्ट्रॉनों का एक से दूसरे कक्षक में जाने से है। आइए क्रोमियम के 3d की घात 4, 4s वर्ग और 3d की घात 5, 4s की घात 1 विन्यासों में विनिमय की संख्या की तुलना करें। इस प्रकार 3d की घात 4 व्यवस्था में इलेक्ट्रॉन विनिमय 6 है, जो इंगित करता है कि 3d की घात 4 विन्यास में समानांतर प्राचक्रण के साथ 6 संभावित व्यवस्थाएं हैं। 3d की घात 5 विन्यास में इलेक्ट्रॉन विनिमयों की कुल संख्या अधिक होने के कारण इसे अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं, परमाणु स्तर इमेजिंग से कांच की वास्तविक संरचना का पता लगाया गया। इंटेल ने अपना पहला 22 nm क्वाड कोर एटम सिस्टम
एक चिप पर 2014 के आरंभ में प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। द्रव्य का द्वैत व्यवहार तरंग तथा कण प्रकृति का होता है। विवेक से गतिमान m द्रव्यमान के एक कण से संबंधित तरंग के तरंग दैर्ध्य निम्नवत हैं। हेजनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। गणितीय रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। श्रोडिंजर तरंग समीकरण, जहां x, y और z तीन स्थान निर्देशांक हैं। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, h प्लांक का स्थिरांक है, E इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तथा V इसकी स्थितिज ऊर्जा है। जाई इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है और ये तरंग फलन कहलाता है। मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है कि किस मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसे n से निर्दिष्ट किया जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निर्धारित करती है। इसे L द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या किसी विशेष उपकोश में इलेक्ट्रॉन अव्र की विभिन्न दिशाओं से संबंधित होती है। इसे ml से निर्दिष्ट किया जाता है। ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन सभी चारों क्वांटम संख्याओं के समान समुच्चय वाले नहीं हो सकते। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। पूर्ण रूपेण पूरित या अर्धपूरित कक्षकों में सममितक विन्यास के कारण स्थायित्व होता है और विनिमय ऊर्जा के कारण स्थायित्व होता है।